ठीक, और रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। अब आप अपना रोल नाम और रोल नंबर सेंड करेंगे, पहले नहीं करना थे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और वो है मल्टी फेस सैम्पलिंग। मल्टी फेस सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। मल्टी फेज सैम्पलिंग जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपके पास पॉपुलेशन जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक, और इस सैम्पलिंग के अंदर आप सैम्पलिंग यूनिट से डाटा कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस में डाटा कलेक्ट करते हैं। इसको इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन इन विच required information is collected from a larger सैंपल ऑफ यूनिट्स, यानी कि पहले आपके पास जो सैंपल यूनिट्स होता है वो वहाँ से आप जो लार्जर सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं, यानी कि आप इसको टारगेट पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, तो वहाँ से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे फर्स्ट फेज कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सब सैंपल। फिर उस टारगेट सैंपल में से आप अपना सैंपल, छोटा सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपल साइज रिड्यूस करने के लिए। और वो जो रिड्यूस सैंपल साइज होता है, जो छोटा सैंपल होता है या सब सैंपल जिसे आप कह सकते हैं, उसमें से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑफ द होल सैंपल आइदर एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे भी कलेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ टाइम पे भी, और लेटर स्टेज और लेटर स्टेज पे भी कर सकते हैं। विद ओनली वन सब सैंपल द डिजाइन इज कॉल्ड टू फेज और डबल स्टेज सैम्पलिंग। ठीक, अगर आप दो स्टेजेस रखेंगे, दो सब सैंपल लेंगे, एक मेन सैंपल होगा, उसके बाद एक सैंपल होगा, तो उसे आप डबल स्टेज या मल्टी टू टू फेज सैंपलिंग कहेंगे। इसकी एग्जांपल बहुत आसान एग्जांपल है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जॉब्स जो एडवर्टाइज होती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। लेट्स से एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब आ जाती है, वहाँ पे कोई एक 5-10 सीटों के ऊपर 1000-5000 लोग अप्लाई करते हैं। तो ये आप 1000-5000 लोग जो जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, उस वक्त अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो दे रहे होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को। जब आप फॉर्म जो भेजते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स भेजते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं पहली स्टेज में। ओके, हो गया। उसके बाद जो है दूसरी स्टेज क्या होती है, पॉलिसी कमीशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, आया कि फला बंदा जो है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या तमाम क्राइटेरिया पूरा करता है या नहीं है। ठीक, इसको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज ही इसको कह लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो आपका टेस्ट होता है। अक्सर जॉब्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पहले टेस्ट रखा जाता है, और टेस्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्होंने सब सैम्पलिंग करनी होती है, या जिसको आप स्क्रूटनी भी कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हो जाती है। इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। जो पास हो जाते हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए बुला लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, वो इंटरव्यू होता है। ठीक, इंटरव्यू से पहले एक और स्टेज होती है जिसको आप कहते हैं मेरिट बनना। मेरिट के अंदर क्या होता है, आपके फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के मार्क्स लगते हैं, आपके मेरिट में होते हैं जब। ठीक, और फिर आप जाके इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन की जाती है, आपको चेक किया जाता है। ठीक, तो ये थर्ड स्टेज हो जाती है या थर्ड फेज होती है। ऐसे थर्ड फेज सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है। एग्जांपल आपको समझ आ गई है, उम्मीद है। अच्छा, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन एक और भी दी हुई है, मल्टी फेज सैम्पलिंग। पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम होल सैंपल
एंड ए पार्ट फ्रॉम सब सैंपल, यानी कि वो सब सैंपल से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है और मेन होल सैंपल से भी इंफॉर्मेशन है। यानी कि एक तो एक सैंपल हो गया, ठीक, उसमें से एक और सैंपल लिया, उसमें से एक और सैंपल लिया, उसमें से एक और सैंपल लिया, ठीक। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस भी कुछ दिए हुए हैं। कम पैसे लगते हैं, फिर लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस लेबोरियस होती है, और कम मेहनत होती है इसमें, ठीक, और मोर पर्पजफुल होती है, ठीक। ये टॉपिक इतना सा ही है। मल्टीफेस सैम्पलिंग के बारे में मटेरियल जो है वो कम ही मिला है मुझे सर्च करने से। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। आगे आ जाती है एक सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग जो होती है वो एक सीक्वेंस की बुनियाद पे आप लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। In sequential sampling, a sequence of one or more sample is taken from a group, ठीक। तो कहते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा सैंपल जो है ना वो हम सिलेक्ट करते हैं। पहले ये बताया आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन यस कर सर। चलें, ठीक जी सर। है, आगे चलते हैं। हाँ ये सर। तो एक और एक से ज्यादा सैंपल वो कहते हैं हम सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं आगे बताएगा। वंस द ग्रुप हैज बीन सैंपल्ड, जब ग्रुप का एक दफा सैंपल आपने ले लिया, ठीक, ए हाइपोथेसिस टेस्ट इज परफॉर्म टू सी इफ यू कैन रीच ए कंक्लूजन। जब आप सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तब उसके ऊपर आप अपना हाइपोथेसिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक। और हाइपोथेसिस टेस्ट की कंक्लूजन जो है, अगर आप वही चाहते हैं जो आपका एम्पिरिकल क्लेम है, तब तो है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इफ यू कैन नॉट, अगर आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं, तब आप क्या करते हैं, द होल प्रोसीजर इज रिपीटेड, यानी कि आप फिर दोबारा सैंपल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, फिर दोबारा सैंपल ड्रा करते हैं। एक characteristic feature of sequential sampling is that the sample is not set in advance। कहता है sequential sampling की एक खास खूबी ये है कि इसके अंदर क्या होता है, सैंपल साइज आप पहले से फिक्स नहीं करते। क्या नहीं करते, सैंपल साइज पहले से फिक्स नहीं करते, because you do not know that the outset how many times you will be repeating the process। वो कहते हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि आप ये प्रोसेस जो है कितनी दफा रिपीट करेंगे। यानी कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट जब तक नहीं आते उस वक्त तक आप इसको रिपीट ही करते रहेंगे। इस वजह से आप इसको पहले से एडवांस नहीं करते। कहता है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग इज ऑफन यूज इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं ये दवाइयाँ वगैरह फसलों में स्प्रे वगैरह करते हैं ना, उसको कहते हैं। कीड़े मकोड़े जो फसलों पे हमला कर देते हैं उनके लिए ये दवाइयाँ मंगवा के और वगैरह करते हैं। हमें ख्याल में आपको समझ आ गई है पेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है। इसके अंदर वो ये सिक्वेंशियल सैम्पलिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कन्वेनियंस सैम्पलिंग भी होती है, लेकिन वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। दिस इसके कुछ एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल में, देख लेते हैं। दिस मेथड इज डिजाइन्ड फॉर टू क्लियर चॉइसेस। दो क्लियर चॉइसेस होती हैं। ये ऊपर वाली प्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट है, इज द हीट इन ए सिस्टम अबव और बिलो इज क्रिटिकल लेवल। इसको छोड़ दें, ये हमारे मतलब के नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ पे देख लें ये दो पॉइंट। कहता है सिक्वेंशियल सैंपल्स कैन आइदर बी आइटम बाय आइटम, वन सैंपल एट ए टाइम, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, या ग्रुप के तौर पे स्टडी कर सकते हैं, सैंपल साइज ऑफ टू और मोर।
इसके बारे में बस ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन आप याद कर लें काफी है कि सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में होता क्या है। क्योंकि मेन जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं वो मैं तकरीबन आपको पढ़ा चुका हूँ। वो पहली 4 थी, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इम्पोर्टेंट थी। ठीक, इनके बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी बाद पूछ लेते हैं इंटरव्यू में सीक्वेंशियल सैम्पलिंग होती क्या है, तो कम से कम आपको डेफिनेशन तो आनी चाहिए। नीचे कुछ और भी मटेरियल है। 3 आउटकम विद ट्रेडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक्स मेथड्स, जो कि पुराने सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है। A hypothesis test has one of two possible results. क्या होते हैं? दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो आप हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं या फिर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। You either reject the null hypothesis or you accept the null hypothesis. With sequential sampling, you have three possibilities. Sequential sampling कर रहे होते हैं तो आपके पास 3 possibility होते हैं। मसलन जब आप टॉस करते हैं कॉइन, या तो हेड आता है या टेल आता है। कहते हैं इस सिचुएशन में आपको कॉइन जो है वो मट्टी में धंस के खड़ा भी हो सकता है, यानी कि नो रिजल्ट। रिजेक्ट नल नल हाइपोथेसिस जब होगा तो एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड द एक्सपेरिमेंट, फेल टू ड्रा कंक्लूजन, ड्रा another sample and repeat the test। तीसरा है टाइम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ओके, या तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे हाइपोथेसिस एक, या फिर आप रिजेक्ट कर देंगे दो, या फिर आप रिजल्ट फाइंड आउट ही नहीं कर सके, फेल टू ड्रा कंक्लूजन। कहता है इन दिस वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। समटाइम्स कॉल्ड टाइम सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन। क्या होगा? टाइम सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। You use time as your sampling frame instead of physical population to sample from। यानी कि वो कहते हैं अब आपके पास टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपने क्या करना होता है, अपना सैंपल सेलेक्ट करना होता है। अगर आप उस वो टाइम खत्म कर जाओ तो आपका सैंपल कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल, यू माइट चूज ए सैंपल मेंबर एट 24 आवर इंटरवल। 24 घंटों के अंदर अंदर आपने अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, मेरे ख्याल में सारे इकट्ठे हो गए हैं। चलें देख लेते हैं। although it sounds like the process could go on forever। वो कहता है ऐसा लगता है कि ना ये जो प्रोसेस जो है ये हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं होता। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग यूजुअली एंड अप विद ए स्मॉलर सैंपल देन द ट्रेडिशनल सैंपल। यानी कि वो क्या कहते हैं, जब हम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा सैंपल जो होता है वो यूजुअली छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर सैम्पलिंग टेक्निक। However, the mathematics needed to analyze data for sequential sampling is much more complex, and the procedure is generally more time consuming। ठीक, कहते हैं इसके लिए में जो मैथमेटिक्स होता है, जो इस्तेमाल पीछे होता है वो मुश्किल होता है। और इस जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं कन्वे सॉरी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग का, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जाहिर सी बात है, एक सैंपल ड्रा कर रहे हैं उसमें से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर आप दूसरा सैंपल ड्रा कर रहे हैं फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर तीसरा सैंपल ड्रा कर रहे हैं उसमें से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। Computers are often required to develop sequential sampling plans। तो इस वजह से जो कि मैथमेटिक्स और टाइम कंज्यूमिंग की वजह से कंप्यूटर्स को के जरिए ये काम किया जाता है कि सिक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान जो होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं।
To simplify the process, many fields have developed sampling plan based on Poisson distribution, negative binomial distribution, and other maximize efficiency. कहते हैं बहुत सारे फील्ड्स के अंदर जो कि पाई जाती हैं रियल लाइफ के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, उसके अंदर सीक्वेंशियल सैम्पलिंग के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल की जाती है, नेगेटिव बाइनोमियल भी इस्तेमाल की जाती है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, सैम्पलिंग प्लान की एफिशिएंसी जो है उसको बेहतर किया जा सके। ओके जी, ये मेरे ख्याल में आज का लेक्चर का एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बाकी दोस्तों को भी अपने बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, जी सर, बिल्कुल।